नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या वक्फ के नाम पर फिर मुसलमानों को भड़काने की तैयारी है? क्या मौलाना वक्फ को सियासी हथियार बनाने में लगे हैं? क्या मस्जिद और मदरसों को भड़काऊ प्लान का जरिया बनाया जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज मस्जिद पर तकरीरें दी गई, मुसलमानों को वक्फ कानून के खिलाफ मैदान में उतरने को कहा गया, खुतबे पढ़े गए। प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, इस प्रोटेस्ट प्लान में जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक जाने की प्लानिंग है, ताकत दिखाने की तैयारी है। तो सवाल है कि क्या मौलाना अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का खुला विरोध जताना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वक्फ कानून को मोदी विरोध का नया हथियार बनाने की तैयारी है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले एक रिपोर्ट देखिए। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला आया उसमें कुछ कामयाबी जरूर मिली, कुछ राहतें जरूर मिली, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब फाइनल फैसला आएगा तो उसमें मजीद कामयाबी और राहतें मिलनी चाहिए। ये जो बताया जा रहा है, ये जो समझाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया है। एक एक आपत्तियों पर सही रास्ता दिखा दिया है। फिर भी अगर मुखालफत जारी है तो जानना जरूरी है आगे क्या करने की तैयारी है। इस कानून के खिलाफ जगह जगह विरोध और प्रदर्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे कि हुकूमत इस बात को समझे कि इस मुल्क में जो जितने मुसलमान बसते हैं उनका ये मानना है कि वक्फ हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है, एक इंटीग्रल हिस्सा है। लिहाजा इस सिलसिले में कोई भी ऐसी कानून साजी ना हो जो हमारे मजहब के खिलाफ हो या जिनसे औकाफ को नुकसान पहुंच सकता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। नहीं, यकीनी तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही अपील की है कि जो भी डेट्स अनाउंस की हैं जहां जहां के लिए, वहां पे ये प्रोग्राम्स हों, लेकिन मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अमन अमान के साथ किए जाएंगे। जो भी करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे, ये बात तो ठीक लगती है, लेकिन विरोध कानून का ही है, नजरअंदाजी कोर्ट की ही है। फिर कानून का दायरा क्या? कोर्ट कानून पर इकबाल कितना कह पाना मुश्किल है। आज विरोध मस्जिद मदरसों तक रहा। 24 तारीख को जंतर मंतर पर धरना होगा। 3 अक्टूबर को मुस्लिमों को दुकानें और दफ्तर बंद रखने का फरमान है। 11 अक्टूबर को गिरफ्तारियां देनी है। 16 नवंबर को रामलीला मैदान से हुंकार भरी जाएगी। सवाल ये है कि भाईजान का प्लान क्या है? क्या मोदी विरोध का झंडा ही वक्फ का चुनावी एजेंडा है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद फैज खान, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, सैयद आसिम वकार, प्रवक्ता AIMIM, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फैज साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जिस अंतरिम फैसले को मुस्लिम पक्ष सबसे बड़ी राहत मान रहा था, अब उसी अंतरिम फैसले को आधार बनाकर सड़कों पर उतरा जा रहा है। ये विरोध किसका करना चाह रहे हैं सड़कों पर उतरकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सलीम राज साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा फरमान जारी किया है कि मस्जिद विशुद्ध इबादत की जगह है। मस्जिद में कोई भी राजनीतिक बयानबाजी, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे और हम इसका स्वागत करते हैं। आज पाक पवित्र जुमे के दिन कुछ मस्जिदों में जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक काम हुए हैं, निश्चित रूप से वहां इबादत नहीं सियासत हो रही है और हम इसका विरोध करते हैं। अब अभी थोड़े दिन पहले जैसे ही कोर्ट का अंतरिम आदेश आया, ये कह रहे थे हमारी जीत हो गई है। अब ये फिर से विरोध में उतरा है। यानी कि यदि आप हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग पढ़े, असहमत, तो आपको बड़ी हंसी आएगी और आपको पता चलेगा ये सदा असहमत रहेंगे। यानी इनको केवल मोदी जी का विरोध ही करना है, इनको संघ का विरोध करना है, इनको कमल निशान का विरोध करना है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको केवल और केवल भारत और भारतीयता का विरोध करना है। जब कोर्ट ने इतना संतुलित फैसला दे दिया है और यह भी कहा
कि सीईओ प्रयास किया जाए कि मुस्लिम हो। भारत की गंगा जमुनी तहजीब की आप बात करते थे तो 3 स्टेट में और 4 सेंट्रल में गैर मुस्लिमों को भी लेने की बात की गई। अब गंगा जमुनी तहजीब मजबूत हुई, दरगाहों में सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम ही जाते हैं और डोनेट भी करते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा हम जानते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि कलेक्टर के जो अधिकार हैं वो सीमित रहेंगे और कोर्ट के पास ही मुख्य न्यायाधीश के अधिकार रहेंगे। तो यह भी एक पॉजिटिव बात है। जब सारी चीजें पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं, फिर भी यह विरोध करना केवल और केवल राजनीतिक विरोध दर्शाता है। हां, एक अच्छी चीज कोर्ट ने यह भी कही कि भाई कम से कम 5 साल जो इस्लाम का पालन करने वाला प्रावधान था उस पर भी हम अस्थायी रोक लगाते हैं। यदि राज्य को लगता है तो वो कानून बना सकता है। अब इतना संतुलित निर्णय देने के बाद भी केवल और केवल राजनीतिक विरोध के लिए कि जी हमको बस मोदी जी का विरोध करना है, आंख बंद करके केवल तीर चलाना है और मुसलमानों को वर्ग लाना है और फिर वही काम करना है जो सीए एनआरसी के समय हुआ और कई सारे मुस्लिम लड़के लड़कियों को भड़काया गया और वो सारे आज तक जेल में हैं। किसी ने कह दिया भारत तेरे टुकड़े होंगे, किसी ने कह दिया चिकन नेक आसाम को काट देंगे, किसी ने कह दिया कश्मीर की आजादी भारत की बर्बादी, और ये सारे अभी तक जेल में मौजूद है। ये इन मौलानाओं, मुफ्तियों से और पॉलिटिकल पार्टी तथा कथित जो धर्मनिरपेक्ष दल है इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुसलमानों के रोजगार पर आप बात करिए, मुसलमानों की शिक्षा चिकित्सा पर बात कीजिए। ये उनको वर्गलाना, बहलाना, फुसलाना बंद कीजिए, क्योंकि आप राजनीतिक बना चुके हैं मुसलमानों को। मोदी जी वास्तविक काम कर रहे हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुस्लिम उलमा मुफ्तियों को दूर करना चाहिए था, मोदी जी ने किया। सीएनआरसी मुस्लिमों की तरफ से आना चाहिए था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम दानिश्वरों के तरफ से यह सुधार की बात आनी थी। कर रहे हैं मोदी जी। तो देखिए, अल्लाह हर शय पर कादिर है। मुसलमानों के हक में, भारत के हक में जो काम मुसलमान नहीं कर पाएगा, अल्लाह मोदी जी से करवा लेगा। अल्लाह है हर शय पर। ठीक, आसिम वकार साहब, अब आप मुझे समझाइए कि विरोध किसके खिलाफ किया जा रहा है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार कुछ कर नहीं सकती है, अंतरिम फैसला आया है, फाइनल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है, फिर सड़कों पर उतरकर ये किसका विरोध आप लोग करना चाह रहे हैं? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड जो संस्था है, ये फैसला उसने लिया है। जिसको इस फैसले के साथ आना है वो आएगा, जिसको इसका विरोध करना है वो करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर न्यायालय द्वारा दिए गए किसी फैसले के से हम संतुष्ट नहीं हैं तो ये भारत का विरोध कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक जज ने अगर कोई फैसला दिया है या सरकार ने कोई कानून बनाया है तो ये भारत का विरोध कैसे हो गया? मोदी का अगर विरोध करना भारत का विरोध है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो फिर नेहरू का विरोध करना भारत का विरोध करना क्यों नहीं है? फिर इंदिरा गांधी का विरोध करना भारत का विरोध करना क्यों नहीं है? भाई, मैं जानना चाह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री का विरोध करना भारत का विरोध है तो जो बाकी के प्रधानमंत्री गुजरे उनका विरोध भी भारत का विरोध क्यों नहीं है? अगर न्यायालय का फैसला आ जाए और उसका विरोध किया जाए तो इसको भारत का विरोध कहा जाए और कहा जाए कि साहब दुश्मन है देश के, तो बहुत से फैसलों का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, बजरंग दल के लोगों ने किया, फिर उसको भी यही माना जाए? सीधा सा सवाल है मुसलमानों का। जब ये एक्ट आया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, तो मुसलमानों ने कहा हमें ये मंजूर नहीं है, मुकम्मल तौर पर मंजूर नहीं है, संशोधन की बात ही नहीं हुई है। मुसलमानों ने कहा कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था साहब बस, हमने अगर ये मुसलमानों ने नहीं कहा था। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रज़ाकारों वाली आप पूरे मुसलमानों पर मत थोपिए। मैं माइक निकालूंगा और चला जाऊंगा उठकर। अच्छा, बोले वकार साहब, बोले, बीच में नहीं। चलिए, बोलिए, मत गुस्सा होइए। बोलिए। मैं नहीं बोलता किसी के बीच में। नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा सर, बोलिए। चलिए, मैं कान से माइक निकालूंगा, एयरफोन निकालूंगा। बोले वकार साहब, आपका स्टैंड आज बड़ा जरूरी है, बोलिए। मेरा सीधा सीधा सा कहना यह है मैडम जी, मेरा सीधा सा कहना यह है कि आप कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में, मुसलमानों की प्रॉपर्टी में 3 हिंदू मेंबर हमने सीमित कर दिए और राष्ट्रीय वक्फ कमेटी में 4 कर दिए। क्यों कर दिए भाई? आपके किसी न्यास में मुसलमान हैं, किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान हैं, किसी गुरुद्वारे में मुसलमान हैं, किसी जैन मंदिर में मुसलमान हैं, किसी क्रिश्चियन कमेटी में मुसलमान हैं, तो आप हमारे में क्यों आएंगे?
मुझे सिर्फ एक बात बताइए हम एक भी आसिम बर्दाश्त वकार नहीं सर। करेंगे आपका, हमें चाहिए ही नहीं है। आसिम वकार ना जी। हमें आपके न्यास में रहना आसिम है। वकार जी, मैं पहले एक बात मैडम, क्लियर कर दूं। ना हमें आपके आप लोगों का न्यास में, विरोध मंदिर देश के ट्रस्ट में विरोध रहना है, ये यहाँ किसी ना हम ने अपनी नहीं जमीनों में कहा। आपको मैं बर्दाश्त एक बात करेंगे। सुनिए आप आसिम कुछ भी वकार कहते रहिए, मुझे साहब, मैंने नहीं बहुत सुनना आपकी सीधा बात को। मैंने बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा था फिर कि क्यों सुनिए आपकी विरोध बात? आप किसका करना चाह रहे हैं? कितने जहरीले मामला तो लोग हैं सुप्रीम ये। कोर्ट में है ना, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी अंतरिम फैसला आया है, अभी और सुनवाई होनी है, आपने अपना पक्ष रखना है। और इस देश में आसिम वकार साहब क्या सही है क्या गलत है ये कौन तय करेगा? देश का संविधान तय करेगा। संसद से कानून आया, आपने नहीं माना, आप सुप्रीम कोर्ट गए। अब मामला अगर उच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, तो इंतजार करिएगा या सड़कों पर उतरकर प्रेशर बनाइएगा? इनका शब्द देखिए प्राची जी, इतने जहरीले, एक भी गैर मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरगाहों में सारे गैर मुस्लिम आते रहे, डोनेशन देते रहे, अच्छा, एक वो सेकंड, बर्दाश्त कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वक्फ में बोले, बर्दाश्त नहीं बोले, करेंगे। वकार साहब बोले। भाई हमको आप रुकवा दीजिए। हाँ बोले बोले, रुक गए। आपको लगता है कि दरगाहों पे हिंदुओं को नहीं आना चाहिए, आप रुकवा दीजिए। आप ये आदेश पारित कीजिए, आप अपने क्या जागरूकता अभियान चलाइए। किसने आपको रोका है? आप ये जागरूकता अभियान चलाइए कि हिंदू जो है दरगाहों में पैसे मत दे, चंदा मत दे, चादर मत चढ़ाएं। आप तो यही हार मत चाहते हो चढ़ाएं, देश की एकता फूल मत अखंडता चढ़ाएं, टूट जाए। अगरबत्ती ना जलाएं। हम कौन आपको चाहते हैं रोक रहा है? वक्फ बोर्ड में भी आए और दरगाहों में भी आए। यदि दरगाहों में अरे आते आप हैं, कुछ नहीं चाहते, आप खानकाहों RSS में के आते एजेंट हैं हैं, भाई। तो उनको वक्फ आप बेवजह बोर्ड में बातें भी कर रहे आना हैं चाहिए। चाहते। और जो आदमी अपनी कौम का नहीं है वो अपने देश का कभी नहीं हो सकता। अरे तुम देश के नहीं हो, जो फिर आदमी अपनी अपने परिवार रज़ाकारों का, वाली अपनी हिस्ट्री कौम में का, आ अपने जाओगे तो मजहब का कहीं नहीं बोलने है, लायक नहीं वो रहोगे। देशभक्त तो कतई नहीं हो सरदार सकता। इस वल्लभ बात भाई का पटेल ऑपरेशन दावा पोलो करता का हूं मैं। इतिहास बताऊंगा तो कौम का नहीं है बात करते हो, वतन से गद्दारी करते हो, फिर प्राची जी को बीच में बोलना पड़ता है। एक ये बात- गद्दार कैसे तो है, मैं आप बताऊंगा एक अभी मिनट, इसकी समझ में आ एक मिनट, जाएगा। कैसे हो सकता अच्छा, है? 1947 में क्या किया था इन लोगों ने? एक सेकंड, मोहम्मद फैज साहब, देखिए कोई किसी पर पर्सनल टिप्पणी शो में नहीं करेगा। मैं यहाँ पर जफर इस्लाम साहब बैठे हैं, पार्टी बीजेपी से हैं, सरकार की बात वो रखेंगे। बस देखिए, मुझसे मैं किसी के मुझे बीच में आसिम बोलता नहीं, वकार मैडम। साहब, मैं आप ही के पास बात आऊं। सुन मुझे रहे हैं आप धमकी मेरी? दे रहे हैं, मैं भाग अपनी जाऊंगा, बात चले यहाँ एक रखने आया हूँ। माइक निकाल दूंगा, निकाल बार दूंगा। बार 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 अगर मेरे सर के ऊपर आप बोलते जाएंगे तो जवाब मिलेगा आसिम आपको। वकार साहब, एक बात तो सुन लीजिए मेरी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पहली बात तो इस देश में आप गंगा जमुनी तहजीब का झंडा बुलंद करके रखते हैं, फिर उसी गंगा जमुनी तहजीब पर आप लोग प्रहार करते हैं। और मैं जो आपसे बार बार पूछ रही हूँ प्रश्न एक ही है सर, इस देश में क्या होगा, इस देश के लोगों के लिए क्या भला है क्या बुरा है, ये देश की संसद तय करेगी। उस फैसले को अगर आप नहीं मानते हैं तो देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। अब उसी के खिलाफ अगर सड़कों पर आइएगा, विरोध करिएगा, तो किसकी मानेंगे इस देश में? नहीं, आपका मतलब यह है कि सारे फैसले हमारे खिलाफ आप देती रहिए और हम आपकी बात मानते रहें। अभी कौन फिर तय एक पुराना सा फैसला उठा के लाऊंगा तो आप कहिएगा वो फैसला आ गया, उस पर बात ना कीजिए, क्योंकि उस पर बोलने के लिए आप लोगों के पास कुछ है नहीं। कौन सा फैसला आसिम वकार साहब? अभी बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आप तो सबने आसिम देखा। वकार साहब, आप ये कह रहे हैं कि मैडम, सुप्रीम सुनिए, कोर्ट ने पूरी वो बात फैसला सुनिए। गलत दिया। अगर पूरा इतना ही फैसला आप लोगों ने सुनिए देखा, सुनिए, पढ़ा, अच्छा चले आपने इसी टीवी पर पे बात लाइव करती चलाया हूँ, गया। आपकी बड़ी शिकायत रहती है, इसी पर बात करती हूँ। आसिम वकार साहब मुझसे कह रहे हैं कि वो जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का वो गलत है। उस फैसले में कहा गया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं अरे मिला। सर, गलत है या कि मंदिर नहीं है? तोड़ के सिर्फ मस्जिद इतना बनाई बताइए, गई। गलत है कि इस सही बात है? का कोई प्रमाण नहीं मिला। सुप्रीम कि कोर्ट का 1200 से फैसला 1528 राम ईस्वी तक मंदिर, उस जमीन के राम ऊपर कोई मंदिर, स्ट्रक्चर सर था। सुनिए, इस राम बात का मंदिर कोई पर, प्रमाण नहीं राम मिला मंदिर पर कि जो मंदिर सुप्रीम पर कोर्ट का मुसलमानों ने फैसला आया कब्जा था किया। आसिम वकार फिर साहब, भी आपने सही ले या लिया। गलत? सही या गलत? मैं बता तो रहा हूं आपसे, गलत मान रहे, न्यायालय सुप्रीम खुद कोर्ट कह रहा मानता है ही नहीं कि है ये। प्रमाण ही नहीं मिला किसी अरे चीज तो का। सर ये तो न्यायालय ने कहा कि ये फिर मुसलमान आपके आगे के डबल पास स्टैंडर्ड कोई है ना आसिम वकार प्रमाण साहब। नहीं जब है, आपको मुकदमा सुप्रीम खारिज। कोर्ट का फैसला विश्व मानना हिंदू नहीं है, परिषद के जब पास आपको कोई प्रमाण सुप्रीम नहीं कोर्ट का है, फैसला मुकदमा अच्छा खारिज। लगता नहीं है आसिम सबके वकार मुकदमे जी, भी खारिज तो हो गए फिर और क्यों आपने- सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप जाके सबके खटखटाते हैं मुकदमे जब आप खारिज हो पहले गए ही और मानकर फैसला बैठे हैं हमारे कि खिलाफ। फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा? अब जवाब लेती हूँ आपकी बातों का। जफर इस्लाम जी, अभी जो आसिम वकार साहब ने कहा उस बात का जवाब दीजिए। अरे अब किसी पता के नहीं लिए मुझे, आप फैसला, आप न्यायालय का नहीं, आप पता नहीं, आप फैसले नहीं, आप पता नहीं, आप मोदी जी का पक्ष ले रही हैं। मैं तो सर अपने देश की अदालत की बात कर रही हूँ। अब आपको उसमें मोदी जी का पक्ष सुनाई देता है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट की बात कही, मैंने तो अपने देश के कानून और अपने देश के संविधान की बात कही। अब आप उसे मोदी जी से जोड़ते हैं तो ये आपका विवेक है, मैं आप पर छोड़ती हूँ सर। मैंने तो संसद की बात कही और मैंने तो देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात कही। अब जफर जी, जफर जी, आपका हर फैसला, आपकी सरकार का हर फैसला आप जिसके भले के लिए लेते हैं वो असंतुष्ट होता है। आपका हर फैसला या तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है या तो सड़कों पर आ जाता है, ऐसा क्यों?
देखिए, जब समाज में सुधार करने की जरूरत पड़ती है तो चेंज आने की बहुत जरूरत होती है। और जब भी कोई चेंज आता है किसी भी समाज में, तो कुछ लोग जो है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, वो विरोध करते हैं। ये अक्सर देखा गया, पहली बार नहीं। या आप अगर इतिहास उठ खंगाल के देखिएगा तो बार बार ऐसी बात आपको दिखेगी कि कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज जिससे पूरे सोसाइटी को, लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फायदा होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगा। वो पावरफुल होते हैं, कुछ ओहदेदार होते हैं, उनकी कुछ पकड़ होती है सोसाइटी में, इसलिए उसका विरोध करके वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन मैं 2-3 अहम बात बताऊं। मैं किसी की बात काटना नहीं चाहता हूं, सब अपने अपने समय में अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसका जो रेलेवेंस जो है ना, वो बिल्कुल खत्म सा हो गया। आज उसका कोई रेलेवेंस बचा नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों से पूछिए, पढ़े लिखे 2-4-10-50 हजार लोग बोलेंगे, लेकिन अगर आप एक बड़ा सैंपल लीजिएगा 1 लाख का, तो आपको 5,000 भी नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जानते हैं और हम उनकी बात मानते हैं। शायद 5,000 मिले लोग बोले कि हम उनको जानते हैं, लेकिन मानने वाले में 500 भी नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो भी मुद्दे उठाते हैं वो खुद को सुर्खियों में रखने के लिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो जो है एक संस्था के तौर पर रेलेवेंट रहे, उसकी रेलेवेंस के लिए सब होता है। हकीकत में उसका कोई सरोकार नहीं, वो समाज से सुधार करने में कोई इसका सरोकार नहीं। मैं 1-2-3 बात कहता हूँ वक्फ से रिलेटेड। अगर वाकई हितैषी होते हैं मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के लिए, और इसके सबके सामने बोल रहा हूँ, चाहे वो वकार साहब हो या फिर MRM के खान साहब हो या फिर जो फराज खुदवाई साहब हो, आप देखिए, और मैं भुगता हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये बात को मैं नाम लेके नहीं, लेकिन जो सुन रहे होंगे बड़े लोग वो देख रहे होंगे कि कैसा भुगता हूं मैं, कि जमीन में कभी भी आके आपके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरी जमीन है। अब एक आम नागरिक, एक ऐसी औरत, विधवा औरत जिसके और यतीम बच्ची, उसकी जमीन के लिए मैं कम से कम सरकार के पास कई महीने तक दौड़ता रहा और बड़े से बड़े लॉयर को लगाने की कोशिश की, इसलिए कि उसके जमीन पे जाकर वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस डाल दिया, ये हमारी जमीन। ये गलत था। आज शायद उनको इससे राहत मिलेगी। ऐसे मुस्लिम समाज के लिए ये बात छोड़ दीजिए, अगर मुस्लिम समाज को ही फायदा नहीं हो तो क्या हो। मैं एक बार नवाडको एक जो वक्फ बोर्ड के जो है सारे एसेट्स उसके, और एक संस्था बनाई गई है उसके मोनेटाइजेशन या उसके लिए जो उसको बेटर एफिशिएंसी के लिए, मैं जब उस मीटिंग में गया, मैं प्रोफेशन से इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, मैं समझता हूं, बैलेंस शीट समझता हूं, सारी चीजों को वैल्यूएशन समझता हूं कैसे करना चाहिए। जब मैं गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस पूरे एसेट्स को में जो इनकम लेवल होना चाहिए थे, उसके रेवेन्यू जो स्ट्रीम होने चाहिए थे, सब बिल्कुल खाक में मिला के रख दिया। और ये जी, मैं सिर्फ यही जान रही हूँ, आपकी मंशा इतनी अच्छी है, आप लोग सच में अगर मुसलमानों का भला करना चाह रहे हैं, तो वो मुसलमान जो आज सड़कों पर आकर अपनी आवाज उठा रहे हैं या मस्जिदों में खुतबे पढ़े जा रहे हैं, जफर इस्लाम साहब, उनको समझाने में आप नाकामयाब क्यों हैं? अरे मेरी बहन सुन तो लीजिए। जी जी बोले ना। कोई भी नहीं सड़क पे आएगा इस मौके, इसलिए कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना, एक गरीब मुसलमान को होने वाला, जो अब तक नहीं होता था। ये मुतवल्ली लोग कई बार बेच देते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक लोग के नहीं, वो अपने ही धर्म के लोगों से, अपने ही ईमान से बेगैरत होके वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और वक्फ की बोर्ड को कहीं ना कहीं गिरवी रख देते हैं। लेकिन एक बात बताइए जफर जी, ऐसा क्यों है कि आपके फैसले का कोई विरोध करे तो आप सीधा उसे देश विरोधी घोषित कर देते हैं, आप उसे प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं देते हैं। अब इस देश का मुसलमान जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, या इस देश का मुसलमान जो कह रहा है कि ये वक्फ संशोधन कानून आप जो लेकर आए ये उसके पक्ष में नहीं है, तो वो क्यों ना मस्जिद में खुतबे पढ़े, या वो क्यों आह्वान ना करे अपने समाज से, अपनी कौम से कि आप आइए सड़कों पर और प्रोटेस्ट कीजिए? ये उनका अधिकार है कि नहीं? एक मिनट देखिए, 2 चीजें आप कह रही हैं। हर इंसान को, भारत के नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि वो प्रोटेस्ट कर सके, पीसफुल प्रोटेस्ट करे, किसी चीज के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम और आप नहीं देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि किसी को रोक दे इस देश में। ये प्रोटेस्ट ठीक है ना फिर? देश का कानून नहीं, लेकिन एक मिनट सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन प्रोटेस्ट जो है उसके सही मुद्दे के लिए होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए? आप मस्जिद में, मसाजिदों में कम से कम ऐसी तकरीर नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोग, लेकिन जफर जी आप अपना सही तय कर सकते हैं ना, आप दूसरे का सही क्या है ये तो वही तय करेंगे ना, उन्हें सही लग रहा है
उन्हें सही लग रहा है कि सरकार जो कानून लेकर आई वो कानून उनके हित में नहीं है। नहीं, एक मिनट, वकार साहब अभी बोल रहे थे, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ भाई हमारे, कि अगर इस वक्त का पैसा जितनी आमदनी होनी चाहिए थी नहीं होती है, अगर आमदनी बढ़ के इसके गरीब मुसलमान को, इसलिए का फायदा सिर्फ गरीब मुस्लिम का होगा। ठीक है, फराज किदवई जी भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानती हूँ। किसी को नाराजगी है। ठीक है सर, आ गया आपका पॉइंट, आ गया सर, आ गया जफर जी, आपका पॉइंट आ गया। अब फराज किदवई जी, 15 सितंबर के जिस फैसले को लेकर पूरा विपक्ष कह रहा था संविधान की जीत हो गई, हमारी जीत हो गई, ऐसा क्या हुआ कि 100 घंटे भी आपकी जीत का जश्न नहीं चला? फिर वही मायूसी, उदासी, नाराजगी, वही विद्रोह नजर आने लगा? प्राची जी, देखिए आप बहुत अच्छी एंकर हैं और जफर इस्लाम साहब एक बहुत ही अच्छे डिसेंट सोफिस्टिकेटेड स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। मैं आप दोनों को इस डिबेट में लाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, प्राची जी आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं कि नहीं है? इस बात का बस ऐसे ही जवाब दीजिए। आई एम जस्ट आस्किंग, आर यू अ प्रैक्टिसिंग हिंदू और नॉट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मान लीजिए कोई कहेगा कि नहीं आप प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, तो फिर अरे कहां से कहां मैं बोल रहा हूं, अगर कोई कहेगा कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, देन नहीं, अरे बात को मैं कहां ले जा रहा हूं अभी आप देखिएगा। दूसरी बात, मैं इंतजार कर रहा हूं, क्या पॉइंट मेक करना चाह रहे हैं बताइए। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। दूसरी बात, जफर इस्लाम साहब को मैं ये दुआ दूंगा कि ये जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने और उसके बाद ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन बने, या जो भी वहां पर उसकी पोस्ट होती है। तो अगर ये उसके चेयरपर्सन बन जाएंगे तो मैं जफर इस्लाम साहब जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। तीसरी बात, आजम खान जफर भाई ने अभी एक बात कही और इन्होंने एक चीज को पेंट करने की कोशिश की कि वक्फ में जो है वो भ्रष्टाचार। देखिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस करेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए बोलिए फराजी, कोई नहीं बोल रहा, कि वक्फ को एक करप्ट, हाँ जी, वक्फ को एक करप्शन का वो बताने का आपने काम किया। अभी मैं आपको जफर भाई बताऊं कि 29 मार्च 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में खबर निकली थी जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके करोड़ों की जमीन का घोटाला हुआ है। तब तो फिर अगर आप करप्शन की बात करिएगा तो वो इस देश के लगभग सारे डिपार्टमेंट में है। तीसरी बात यह है कि अभी प्राची जी आपने भी, आसिम वकार साहब ने भी और एक और शायद पैनलिस्ट ने कहा कि अगर मोदी जी को कुछ कहा जाता है तो फौरन देश विरोधी हो जाता है। शायद एक पैनलिस्ट कुछ बैठे थे, उन्होंने मोदी 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 करना शुरू कर दिया। उस्मान मिनाई साहब ने एक बड़ा अच्छा इस पे शेर कहा है, सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। राजतंत्र के संदर्भ में बात कही गई है, डेमोक्रेसी के संदर्भ में नहीं कही। उल जलूल कहीं का भी यार, इस बदतमीज आदमी को चुप करवाइए। बदतमीजी करता हूं ना मैं सुनता हूं। इस बदतमीज आदमी को चुप करवाइए। जनता ही होती है, इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए, चुप कराइए। शट अप बदतमीज आदमी, रुकिए सर चुप प्लीज, करवाइए। कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, बात नहीं करनी है। यहाँ करके यहाँ पर चमचागिरी करता है आरएसएस और बीजेपी की, मुसलमानों को बदनाम करता है, जनता ही सरकार होती है। अरे लोकसभा का बदतमीज आदमी को। खान जी एक सेकंड रुकिए, मैं सुनिए किदवई जी, अरे तुमसे ज्यादा हमारे जैसे लोगों को 1 घंटे में उठा कर कर देंगे कि जनता कितने बड़े मुल्कों की फैजान जी आरएसएस की दलाली करो जाके, तो पता ना पूंजीवाद का पता ना देश का पता, तमीज नहीं है डिबेट करने की आ जाती है नेशनल चैनल पे, तो तमीज है डिबेट करने की पता नहीं है कुछ भी। अच्छा एक पॉइंट रखा था फराज किदवई जी ने। फराज किदवई जी एक सेकंड रुक जाइए, पर बीच में नहीं, और मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगी, दरख्वास्त करूंगी और खासकर फराज किदवई जी आपसे दरख्वास्त करूंगी। आप इतनी शालीन भाषा में जवाब दे रहे हैं, आप इतनी शालीन भाषा में इतना जवाब दे रहे हैं, क्या जरूरी है किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना और आप शब्दों का इस्तेमाल करना? आप अपने शब्दों से भी अपनी बातों को, अपने तर्कों को प्रूव कर सकते हैं। इतनी जल्दी पेशेंस लूज नहीं करते हैं ना फराज किदवई जी, आप आराम से अपनी बात रख रहे हैं और आप जो पॉइंट मेक करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाए ना सर। मुझे आप ये बताइए ना, कौन ये कह रहा है कि आपसे आपका जो धर्म है वो छीन लिया जाएगा, आपका मजहब छीन लिया जाएगा? और अगर ये पॉइंट आप प्रूफ करना चाहते हैं तो कोर्ट में करते ना प्रूफ सर। कोर्ट ने कहा ना
कि रह सकते हैं परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य मैडम, भी? देखिए प्राची जी, सुनिए सुनिए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस देश के मुसलमानों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो हमने सर आंखों पर रखा उसको। उससे कोई संतुष्ट हो सकता है, कोई असंतुष्ट हो सकता है, वो उसको संविधान उसका अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन यह एक इंटरिम ऑर्डर है। अब कोर्ट ने इस एक्ट के सेक्शन 3R को टेम्पररी स्टे किया है, टेम्पररीली। और प्राची जी, जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि हु इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, द सेक्शन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर इज प्रॉब्लमेटिक। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स को नागरिकों की रिलीजियोसिटी को मेरा सवाल आपसे फराज किदवई जी ये है, मेरा सवाल आपसे फराज किदवई जी ये है, अगर ये इंतरिम ऑर्डर भी है तो अभी तो ये ऑर्डर आप लोगों के पक्ष में गया है ना सर? आप पहले से ही क्यों ये एज्यूम करके बैठे हैं कि जो फैसला आएगा वो आप लोगों के खिलाफ आएगा? आपको अपनी दलीलों पर यकीन नहीं, अपने फैक्ट्स पर यकीन नहीं, अपने पक्ष पर यकीन नहीं। प्राची जी, जी बोलें। क्या अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन जंतर मंतर पे होता है, रामलीला मैदान पर होता है, और हम ये चाहते हैं कि ये कानून ऐसी शक्ल ले, इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो फराज किदवई जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाह रहे हैं भीड़ इकट्ठा करके? तो 10 सेकंड दबाव बनाना चाह रहे हैं? सुनिए। हाँ, बोले। सरकार नहीं, दबाव क्या? जब फार्म लॉज मोदी सरकार लाई थी, जैसा भी तो सर वो सरकार ने वापस दिए थे ना फराज किदवई जी। वो रिफॉर्म अरे सुनिए, अगर ये सब आपको करना था तो फिर आप कोर्ट में नहीं जाते ना। अभी तो फैसला मेरे देश के सर्वोच्च न्यायालय को लेना है ना। तो ये भीड़, ये खुतबे, ये जो आप तकरीरें पढ़ रहे हैं, ये कोर्ट के खिलाफ पढ़ रहे हैं क्या? चाहते हैं दबाव बने कोर्ट पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वाति जी। देखिए, जब किसान आंदोलन कर रहे थे ना, नाम ठीक से तब भी उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उग्रवादी कहा, खालिस्तानी कहा। इतना डिस्टर्बेंस करेंगे प्राची जी? नहीं फराज किदवई जी, क्योंकि आप बार बार ना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, आप बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, इसीलिए बीच में आपको लेकर आना पड़ता है। एक भी आपने शुरुआत से वो पूछा कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं या नहीं, आपने कुछ प्रूफ ही नहीं किया। आप सिर्फ यहाँ से यहाँ गोल घुमा रहे हैं फराज किदवई जी। एक जवाब आपको सर, मैंने आपको भरपूर समय दिया। एक जवाब जफर जी दे रहे हैं, फिर उसके बाद नदीमुद्दीन जी के पास जा रही। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा जफर जी, जो फराज किदवई जी ने कहा। छोटा था। देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा था, और ऐसे बहुत सारे लोगों के, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके, अगर आप मुस्लिम समाज से के लोगों से मिलेंगे, जिनके बहुत सारे एसेट्स जो है, या जमीन जायदाद जो है, जिसपे ऐसे इस तरह के विवाद चल रहे हैं, लोगों ने उस पर, जो वक्फ बोर्ड ने कहीं ना कहीं अपनी जागीरदारी ठोक दी उस पर, तो इसमें करप्शन तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी जो है जो खत्म होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते? मैं तो इतना सब सवाल किया था, आप सभी मुस्लिम हैं, हम सभी मुस्लिम एक ही कम्युनिटी के, क्या इसका फायदा गरीब मुस्लिम को पहुंचना चाहिए? मैं पूछती हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं, वो या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब बताएंगे। मुफ्ती साहब, जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि आप भी चाहेंगे वक्फ का फायदा गरीब मुसलमानों को, और दूसरा ये सर, क्या आपको देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन है? सदाएं दी बहुत हमने करम के अहले बस्ती को, सभी ने खिड़कियां खोली, किसी ने दर नहीं खोला। मेरी बात से, मैं दूसरों की बात संजीदगी से सुन रहा था, अब मेरी बात भी आप संजीदगी से सुनिए। देखिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर किया था, एक भाषण दिया था कि मुसलमानों को वक्फ की ज़मीनें जो सरकारों ने कब्जा किया है, अगर सरकारें वापस कर दे तो मुसलमानों को सरकार को देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोट एंड कोट, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था।
2011 में सैयद शहनवाज हुसैन ने पार्लियामेंट में कहा कि मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा है, अगर बर्खास्त कर दिया जाए तो मुसलमानों को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब हम मजलूम थे तो अब हम जालिम कैसे हो गए? एक बात, हमारा एतराज़ क्या, देखिए मामला जब सरकार से हमारा झगड़ा होता है डेमोक्रेसी में तो हम कहाँ जाएंगे? अदालत में। अदालत का एंट्रीम फैसला, अब आप कह रहे हैं कि अदालत के फैसले आने से पहले आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? अरे बाबरी मस्जिद मामला जब अदालत में था तभी तो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, बार बार कह रहे थे कि राम का मंदिर हम वही बनाएंगे, जब क्या अदालत का अपमान नहीं था क्या? एक बात, मंडल कमीशन का कितना विरोध हुआ था, MA BA पास करेंगे डैश डैश, VP सिंह को क्या करेंगे जब वो प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं थी क्या? एक बात। अब सुनिए, एतराज सुनिए, 1774 में ASI का गठन हुआ और उसका काम शुरू हुआ 1861 में। मैं कहता हूं कि अब जो ASI के अधीन हमारी मसाजिदें हैं, सरकार का दावा है कि सरकार की ज़मीन पर है, तो संभल तो चली गई हमारे हाथ से, ऐसे बहुत सारे मसाजिदें हमारे हाथ से चली जाएंगी। और मैं कहता हूं, इसमें एक बात और जोड़ता हूं कि MP का कोटा, MLA का कोटा और आपका मुतवल्ली का कोटा आपने बर्खास्त कर दिया। अब हम नॉमिनेट करेंगी, आपके पास तो MP है नहीं, आपके पास तो मुसलमान MLA है नहीं, आपने मुतवल्ली का कोटा बर्खास्त कर दिया। अब कैसे लोगों को नॉमिनेट करेंगी जो आपके पिट्ठू हो, मुंह और मीठे मीठे बोलने वाले हो और हमारे अंदर आकर के घुस के तमाशा करेंगे? मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान, अरे भाई हम मंदिर का आदर करें, आप मस्जिद का आदर करें। हम मंदिर में नहीं आए, आपने चूंकि अतिक्रमण का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज, एक आंकड़ा बता देती हूँ। वक्फ की कुल 4,13,954 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कौन मैनेज कर रहा है ये पता नहीं है। तो अगर इतना ही अच्छा सिस्टम है वक्फ का तो ये पता होता है। ये आप ही की प्रॉपर्टी है ना, जिस पर आप लोग कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस पर किसी को हक नहीं जताना चाहिए। तो सरकार ये कह रही है कि इसे सिर्फ मैनेज किया जाएगा ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। और दूसरी बात, जो मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं, जो आप उदाहरण दे रहे हैं पिछले फैसलों के दौरान का, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आप जो मुझसे कह रहे हैं कि ये हुआ तो वो हुआ, आप मुझे बताइए, जब से ये फैसला, जब से ये कानून बना है संसद से और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक घटना ऐसी बताइएगा जो इस कानून के आधार पर, एक घटना मुफ्ती साहब मैं जानना चाह रही हूं, एक घटना ऐसी बताइएगा कि जो उस कानून के हिसाब से कोई ऐसी मस्जिद हो, कोई भी ऐसी जगह हो जो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जो आपसे छीन ली गई हो। देखिए सुनिए, बोलिए। मैंने इस्लामी लॉ से इजिप्ट से PhD किया हूं, मैं फॉरेन में मैं पढ़ा हूँ, मुझे कानून और वक्त समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम 20 साल से वक्त पर ही काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वक्त की ज़मीनों से कितना फ़ायदा पहुँचा। आप जाइए ख्वाजा बंदे नवाज गुलगरबा में जाइए, यूनिवर्सिटी चल रही, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, MCA, M.Pharma, ये सारे वक्फ की लाइन पे चल रहे हैं। अब आइए तेलंगाना के अंदर आइए, बड़े बड़े रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं जिसमें मुसलमान के ही बच्चे नहीं, 70% वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है या किसी एक शहर, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। आप लौटकर मेरे सवाल पर आइए ना सर। मैंने आपकी क्वालिफिकेशन पर कोई सवाल खड़े नहीं किए सर, मैंने आपकी क्वालिफिकेशन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए। जाहिर सी बात है आप मुझसे ज्यादा वक्फ के बारे में जानकारी रखते होंगे, जाहिर सी बात है आप इस्लाम के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, मुझे कोई शक नहीं है। आप इतना बताइए, आपने एक शक जाहिर किया, अभी आपने मेरे दर्शकों को एक बात बताई, सुनिए ना सर, अभी आपने मेरे दर्शकों को ये बात बताई कि प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने देखा है इतिहास में कि ये हुआ। अभी बताइए, जब से ये लॉ इफेक्ट में आया है, जब से ये कानून इफेक्ट में आया है, कितनी मस्जिदें हैं, कितनी जमीनें हैं वक्फ की जो आप लोगों से छीन ली गई? अच्छा ठीक है, मैं अब उल्टा आपसे एक सवाल करता हूं। अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, अभी उल्टा सवाल नहीं करेंगे सर। आपने गंभीर और एक बहुत बड़ी बात नहीं सुनी ना मुफ्ती साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं, आपने मेरे दर्शकों को एक बात बताई, अब वो बात आप किस आधार पर बता रहे हैं ये समझाइए। जब से ये कानून बना है, संसद ने पास किया है, ऐसी कितनी जमीनें हैं, ऐसी कितनी मस्जिदें हैं जिन्हें आपसे छीन लिया गया? देखिए सुनिए, अब मुझे डर है कि संभल जाएगा। अरे सर, डर से नहीं होता ना, आप मुझे उदाहरण पेश करिए, उसके बाद मेरे दर्शकों को बताइए। अरे सुनिए, यही तो इधर उधर की बात आप करते हैं ना, मुसलमानों के बीच में जाकर। अब सुनिए, नहीं सुनिए,
अरे सुनिए सुनिए, जब फैज खां बोल रहे थे और जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे तो आप मुस्कुरा करके सुन रही थी। मैं आपको भी मुस्कुरा कर सुनूंगी, मैं आपको भी मुस्कुरा कर ही सुनूंगी। और आपकी बातों में मुझे इंटरेस्ट जागा क्योंकि आपने देश के सामने, मेरे दर्शकों के सामने एक पॉइंट रखा कि ये प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी दुरुपयोग कर लिया जाता है कुछ चीजों का। मैं मुस्कुराहट के साथ ही सुनूंगी, मामला बड़ा गंभीर है। आप मुझे बताइए कितनी मस्जिदें, कितनी वक्फ की जमीनें इस लॉ के इफेक्ट में आने के बाद छीन ली गई? उन्होंने शर्त रख दिया प्राची जी, आप सुनेंगी और मुस्कुरा के सुनेंगी, नहीं तो नाराज हो जाएंगे वो। बोले नहीं, फैज खां नहीं, फैज खां साहब, हम किसी से नाराज नहीं होते। हमारे रसूल ने फरमाया है जवाब खाकर की भी दुआएं दो। जवाब हम रसूल के शहीदाई हैं, जवाब दीजिए। जवाब हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं। जवाब नहीं, सुनिए। हाँ, फतेहपुर सुनिए, सलीम चिश्ती के मजार को एएसआई कह रहे कि हमारे अंडर में लाइए। मैं कहता हूं कि एएसआई सरकार के अंडर में, सरकार की नीयत सही नहीं है, सरकार की नीयत सही नहीं है, सरकार हटाने को कौड़ियों ऐसे नहीं होगा ना सर, कल को आसमान फटेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा कि कल को आसमान गिरेगी, जमीन फट जाएगी, कल को प्रलय आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। उदाहरण के सहित बात करिए। अभी मैं आपको और वक्त दे रही हूँ, अभी और वक्त दे रही हूँ आपको। अभी तो आपने वक्त के फायदे से तेलंगाना में गिनाए, अब मैं आपको और पूरे देश की बात कर रही हूँ। मुझे बताइए इस लॉ के आने के बाद कितनी जमीनों को छीन लिया गया, वरना मानिए आप बरगला रहे हैं। विरोध होगा, ये डर है मुफ्ती साहब, ये डर है, जेल भरेंगे, मुफ्ती साहब हमारी जमीनें छीनने नहीं अरे सर कहाँ छीनी, यही तो बताना है आपको। इतनी देर से मौका दे रही हूँ तो अब बता नहीं रहे। फैज खान साहब देखिए, कुछ मुसलमानों को या कुछ, रुक जाइए प्लीज, कुछ लोगों को ये डर है कि इस कानून के आने के बाद कुछ जमीनें या कुछ मस्जिदें जिन पर दावा वक्फ का है या जिनका इस्तेमाल मुस्लिम कर रहे हैं, उनको छीन लिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अमित शाह जी ने बिल्कुल सदन में स्पष्ट किया है, सारी बातें कही हैं। इंटरव्यू में कहा ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, जो चीज़ें पहले से हैं वो यथावत रहेंगी, बल्कि इस कानून के आने से मस्जिद, मदरसे, खानकाहें जिनका निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ, जो टूट फूट गई हैं, उनका पुनर्निर्माण भी होगा, फिर से उसे सुधारा जाएगा, संवारा जाएगा। तो ये बार बार भड़का रहे हैं मुसलमानों को, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और फिर कह रहा हूं, यदि देश की कोई संपदा है, चाहे वो बुलंद दरवाजा हो, चाहे हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह हो, ये एएसआई के अंडर में ही आएगी, सरकार की देखरेख के अंडर में आएगी। उसके नाम से भी ये भड़काना लोगों को। और हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा गया है, अमानतदार, सादिक कहा गया है कि सच्चा। तो आप सच्चाई का साथ दीजिए, वक्फ माफियाओं का साथ मत दीजिए और किसी की अमानत में खयानत नहीं कीजिए। आप कभी अंबानी साहब के घर को अपना बता देते हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद पार्क को अपना बता देते हैं, कभी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपना बना देते हैं, कभी तमिलनाडु की 15 साल पुराने गांव को अपना बता देते हैं, ईडन गार्डन को अपना बता देते हैं, दिल्ली के संसद भवन को अपना बता देते हैं। तो क्या इस्लाम इसकी शिक्षा देता है? जब आप नबी की बात करते हैं तो नबी के सिद्धांतों को भी मानिए, सत्य और अमानत में खयानत ना करना। लेकिन इस बात को आप नहीं मान रहे। और फिर कह रहा हूं, मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा बनाना आप लोग बंद कीजिए और सही कंटेक्स्ट में चीजों को प्रस्तुत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इतना अच्छा मुल्क दिया है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी है, इसकी इज्जत कीजिए। मुस्लिम लड़के लड़कियों को सही ट्रैक पर लाने के लिए स्टेटमेंट दीजिए। आपके जो सारे स्टेटमेंट और इसके पहले सारे लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो केवल और केवल वर्गलाने और भड़काने वाले। इस पर जवाब दे रहे हैं मुफ्ती साहब। बोलिए, फिर आ रही हूं वकार साहब पर। बोलिए मुफ्ती साहब, क्या कह रहे थे आप? काउंटर कर रहे हैं। देखिए जहां तक वतन की बात है, क्या इस देश का मुसलमान अपने वतन के लिए कुर्बानी नहीं दिया? क्या हमने देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया? फैज खां क्या हमें सनद देंगे? हम अपने बच्चों को नहीं भड़का रहे, हम अपने बच्चों को जय श्री राम कह के तलवारें नहीं बांट रहे, हम अपने बच्चे, ये तो आपत्तिजनक बात है। देखो, ये जय श्री राम और हिंदुओं को बोलने का राइट आपको नहीं है, ठीक है? मुसलमानों में जो सुधार के काम है उसी कीजिए। आप अपने मजहब के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते तो आप किसी भी धर्म को भड़काऊ नहीं कह सकते हैं मुफ्ती साहब। और आप सेल्फ डाउट में हैं, आप सेल्फ डाउट में हैं, आप सेल्फ डाउट में हैं। आपसे किसी ने नहीं कहा, आपसे किसी ने नहीं कहा कि मेरे देश का मुसलमान इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया है। सुनिए सर, ये देश उतना ही हिंदुओं का है जितना मुसलमानों का है, तो प्लीज
और इस बात का ध्यान रखिए मुफ्ती साहब, आप जब अपने मजहब पर एक उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी धार्मिक नारे को आप हिंसक शब्दों से जोड़ेंगे। हिंदू जय श्री राम बोल के दंगे करता है बोल रहे हो यहाँ पर। इन शब्दों का इस्तेमाल ना करेंगे ना मैं आपको करने दूंगी सर। अब वकार साहब की नहीं सर, तर्कों पर बात करनी थी मुझे आपसे, आप तर्क पर बात कर नहीं रहे। वकार साहब बताएंगे, मिलाने लगते हैं किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ मैं कोई धार्मिक बहस नहीं कर रही, एक फैसले पर देश के कानून पर बहस कर रही हूँ। अंतर समझिए, हर चीज को धार्मिक और मजहबी मत बनाइए। असीम वकार साहब आवाज डाउन रखिएगा इनकी। असीम वकार साहब, ये विरोध करिए, विरोध का अधिकार है, लेकिन ये विरोध तब तक अच्छा लगता ना असीम वकार साहब जब सरकार के हाथ में चीजें होती। अब तो आप भी जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। नहीं, आप यहां बहुत ताकत से आपने पक्ष रखा। मैं सिर्फ 2-3 बातें बोलूंगा, उसके बाद में फिर आप खुद समझ लीजिएगा, देश भी समझ लेगा। मैडम, आपने कहा कि सरकार के विरोध में हम क्यों उतरे, जमीन पर सड़क पर क्यों उतरे, हमें प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही। सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहा सर करेक्शन, गलत नैरेटिव नहीं। हम लोगों को, अरे मैडम आपको हटा के बाकी लोग कह दे रहा हूं कि जो लोग हमको ये कह रहे हैं कि हम सड़क पे क्यों उतर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अभी हम लोग को आतंकवादी, उग्रवादी और देशद्रोही नहीं कहा, अभी तक नहीं कहा। किसानों को तो आतंकवादी कहा गया था, देशद्रोही कहा गया था। एक बुजुर्ग मां को किसान आंदोलन में, उनको एक बुजुर्ग मां को 70-75 साल जिनकी उम्र हो चुकी थी, उनको आतंकवादी कह दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदया ने कहा था, आपने कहा कि मुसलमानों की जमीनें सुरक्षित। नवी मुंबई में 5286 एकड़ जमीन 22 करोड़ रुपए में अंबानी को दे दी गई, बेच दी गई। जो जमीन 2200 करोड़ में बेची गई है, उस जमीन का कीमत है 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़। जरा इसको गुणा कीजिए, इंटू कीजिए, 25 करोड़ इंटू 5286, पूरा देश करे। बिहार में 1 रुपए सालाना लीज पर 1000 एकड़ जमीन अडानी को दे दी गई। सरकार की अपनी जमीनें सुरक्षित नहीं है, वो तो आप बेचे डाल रहे हैं, आप हमारी जमीनें सुरक्षित कीजिएगा। जरा अब आपसे जवाब मांग रहा हूं मैडम, आप बहुत बढ़िया एंकर हैं। हाँ बोले। आप ये बताइए कि अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 25 करोड़ रुपए वाली 2200 में क्यों दे दी गई? 2200 करोड़। अरे तो सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ, आप चूंकि मुझसे जवाब मांग रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। सुनिए असीम वकार साहब, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आपको सरकार पर यकीन नहीं, क्योंकि सरकार ने कुछ जमीनें अडानी को दे दी। अब आपका जो वक्फ बोर्ड पहले से चल रहा था या जिस तरीके का सिस्टम था वो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, तो बताइए सर, अतीक अहमद ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया था? बताइए, मुख्तार अंसारी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया था? अगर सब कुछ ठीक था, असीम वकार साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, अगर सब कुछ ठीक था तो ये अतीक अहमद पर आरोप क्यों लगे भाई कि उसने वक्फ की जमीन को कब्जे में ले लिया? या मुख्तार अंसारी पर आरोप क्यों लगे? कैसे हो गई कब्जा अगर आप लोग थे वहां पर और कोई गैर धर्म का नहीं था तो? मैडम, अतीक अहमद को तो अल्लाह क्या पहुंच गए वो, क्योंकि उन्होंने वक्फ जमीन कब्जे में ली थी। अब बाकी लोगों ने जो सरकार की जमीन, अरे यानी गलत था ना, सरकार पहुंचाई। अरे यानी सिस्टम वीक था ना, तभी इतनी आसानी से इस जमीन पर कब्जा हो गया। मैं कह रहा हूं कि नहीं, सब आपकी बात मानने ले रहा हूं, बिल्कुल मानेंगे, खाली मैं ये क्योंकि मैं तो तर्क पर बात कर रही हूं। अंबानी और अडानी को जो जमीनें दी गई हैं, ये क्यों दी गई? अरे असीम वकार साहब, सुनिए असीम वकार साहब, अभी आप वक्फ पर चर्चा कर रहे हैं। अरे बता रही हूं ना आपको, अभी आप वक्फ पर वक्फ पर मुझसे चर्चा कर रहे हैं। अडानी का नाम लिया, अरे सुनिए, अडानी अंबानी दोनों की बात कर रही हूँ मैं, आपकी तरह नहीं भागती हूँ और गोल पोल चेंज नहीं करती हूँ। मुख्तार अंसारी, और जब मैं आपसे अतीक अहमद पर सवाल पूछूं, तुम मानते हैं सिस्टम गलत है, और उस सिस्टम को जब सरकार दुरुस्त कहती है तो कहते हैं हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है, हमारे मजहब के खिलाफ हो रहा है। कहीं पर भी कोई भी जमीन अगर गलत तरीके से किसी को भी दी जाएगी तो गलत है। आपने कहा मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ ये कहने की, लेकिन वकार साहब नहीं रखते, लेकिन वकार साहब नहीं रखते ये हिम्मत कहने की। वकार साहब को आदत है, आएंगे कोई सवाल पूछा जाए उनसे जवाब नहीं है तो चलिए हम गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। गोल पोस्ट चेंज करने की आदत गलत है वकार साहब। कितनी अच्छी लग रही है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, देखिए। मैं पूछ रहा हूं, अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 25 करोड़ रुपए वाली 2200 करोड़ में क्यों दी गई?
अरे मैं कह तो रही हूं आपसे असीम वकार साहब, ये गलत है और पूछिए सरकार से सवाल, करिए इसको लेकर प्रोटेस्ट, लेकिन देश के कानून या देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो प्रोटेस्ट मत करिए ना। अरे उस पर सुनिए ना, आप सुप्रीम, अरे सुनिए, आप जो लॉ पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप उसको लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज असीम वकार साहब, सुनिए, जब इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि असीम वकार साहब ये अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं, वक्फ पर चर्चा नहीं करना चाहते, तो उतरिए ना जमीन पर इसको लेकर, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपको विरोध करना है सुप्रीम कोर्ट का, आपको विरोध करना है संसद से पास हुए कानून का। चलिए जाते जाते ही सही मुस्कुराहट तो वकार साहब के चेहरे पर आई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।